ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इसको 2021 में नीति आयोग ने सुझाया था। उसके बाद 2022 से ही इसको लेकर जो क्लीयरेंस का अपना एक दौर चल रहा है, वो अभी तक चल ही रहा है। तो 2022 में एनजीटी ने एक बार अनुमति दे दी थी, 2026 में एक बार फिर से अनुमति दे दी गई, और अब कोलकाता हाई कोर्ट की पीठ ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। और इसके रणनीतिक महत्व को लेकर और रणनीतिक महत्व को देखते हुए इन्होंने कहा है कि इसकी सीमित पारदर्शिता चलेगी। क्योंकि हुआ क्या था कि इसकी जांच के लिए, चूंकि लोगों ने आपत्ति जताई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर और इसकी जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। और इसको कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट को लगाने में, प्रोजेक्ट के चूंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा रणनीतिक जानकारियां हैं, इसके लिए इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। अब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोश, बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। और अब पहले एनजीटी ने कहा था कि भाई इसका बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व है, इसलिए रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते, और अब कोलकाता हाईकोर्ट की पीठ ने भी यही बात कही है। और हम कहें कि इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल चुकी है। अब मामला अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, बाकी यहाँ हाई कोर्ट तक तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, 2010 में बना था, ये बात याद रखनी है। और जब भी इसमें कोई मामला आता है जहाँ पर पर्यावरण को लेकर आवाज़ उठाई जाती है, एनजीटी उन मामलों की सुनवाई करता है। और जहाँ कहीं भी अगर कोई रेगुलेशन होता है, जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ियाँ होती है, तो एनजीटी उसकी जांच करके उस पर एक्शन लेता है। अब एनजीटी में कोई भी मामला आता है, वहां पर एनजीटी अपना फैसला देता है, और एनजीटी के फैसलों को किसी भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और फिर मामले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से अपना एनजीटी, एनजीटी के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से मामले चलते हैं। अब एक चीज साफ है कि एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की लागत कहीं पर 72,000 करोड़, कहीं पर 80,000 करोड़, कहीं पर 92,000 करोड़, तो काफी बड़ी रकम है जो इसमें खर्च होने वाली है। अब यहाँ पर बनने क्या क्या वाला है, बनने वाला है एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, मतलब होता क्या है कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जहाज जो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक माल लेकर जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पोर्ट होते हैं अपने, अब क्या कहते हैं इसको, जहाज होते हैं जो बड़ी मात्रा में माल को ले जाते हैं। अब चूंकि बड़ा जहाज है, तो बड़ा जहाज है तो यहाँ पर पानी को भी बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब डिस्प्लेस करेगा, पानी को ज़्यादा गहराई तक में डूब कर चलेगा। तो इसके लिए गहरे पोर्ट की ज़रूरत होती है, डीप सी पोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह का एक पोर्ट यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है या प्रस्तावित है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक हवाई अड्डा बनेगा, एक टाउनशिप बनने वाली है, और एक 450 मेगावाट की गैस और सौर बेस्ड बिजली संयंत्र बनने वाला है। ये चार चीज़ें प्रस्तावित हैं। कहाँ कहाँ प्रस्तावित है, इससे पहले हम देखेंगे कि ये जो पूरा मामला है ये है कहाँ पर, क्या लोकेशन है, और क्यों यहाँ पर इन चीज़ों के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये है हमारा भारत, भारत ये है श्रीलंका, और यहाँ पर है श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट। क्योंकि कोलंबो पोर्ट का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ये है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो हमारे समूह है, द्वीप समूह है वो। ये ऊपर वाला यानी नॉर्थ साइड में अंडमान आइलैंड्स और नीचे निकोबार। और इसमें जो सबसे सदर्न साइड है, सबसे दक्षिण में है, वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक, ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड और ये है मेनलैंड इंडिया। और फिर यहीं पर है ये जो रास्ता है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इधर है मलेशिया, यहाँ पर है सिंगापुर, और यहाँ पर है इंडोनेशिया, उसके बीच में ये रास्ता है। अब जब भी यहाँ से कोई जहाज आएगा तो मलक्का से होते हुए अंडमान सी, अंडमान सी से बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन, और वहाँ से कहीं भी या तो कोलंबो जाएगा या भारत जाएगा, भारत के किसी भी तट पर जाएगा या फिर कहीं दूसरे देश में जाएगा। तो ये वाला जो रूट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और ये जो पोर्ट, ये जो रूट देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर में, यहाँ से आने वाले जितने भी जहाज हैं, मालवाहक जहाज, वो यहाँ से आते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में, अंडमान सी में प्रवेश करते हैं। उसके बाद या तो भारत या कोलंबो या फिर अफ्रीका या फिर मिडिल ईस्ट कहीं भी चले जाते हैं।
तो ये जो पूरा रास्ता है, ये जो इलाका है, बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, समुद्री मार्ग है, समुद्री व्यापारिक मार्ग है। तो यहाँ पर चूँकि इसका बहुत ही ज़्यादा व्यापार के मामले में इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे आवागमन के लिए, इस पूरी आवाजाही के लिए, इधर से यहाँ पर जहाज़ जा सके और यहाँ से यहाँ जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमेशा खुली रहे। अब खुली रहने का क्या मतलब है? खुली रहने का मतलब ये है कि कोई भी दूसरा देश यहाँ पर अपनी सेनाओं की तैनाती करके इसे बंद ना कर सके। होता है ना, जब भी हमसे किसी की दुश्मनी हो जाती है, तो वो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, अगर हम कहीं पर जाने की कोशिश करते हैं तो। तो अगर भारत को व्यापार करना है इधर वाले देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ हो, ईस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज़ हो उनके साथ हो, या साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो, उनके साथ अगर व्यापार की बात हो, तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मलक्का स्ट्रेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका खुला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़। और चूँकि ये जो रास्ता है, अब इस रास्ते के ऊपर जो भी पोर्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कैसे? जैसे यहाँ पर सिंगापुर है, सिंगापुर एक बहुत छोटा-सा देश है। और छोटे से देश में इन्होंने डीप सी पोर्ट और दूसरे जो कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है उनका यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट किया है। चूँकि समुद्री रास्ते के ऊपर है, तो यहाँ पर जहाज़ आते हैं, रुकते हैं, माल की ढुलाई यहाँ से होती है, कार्गो उतरता है, चढ़ता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है दुनिया के दूसरे हिस्सों में। तो ये जो पोर्ट है, इसको मिलता है उसका किराया। अब चूँकि किराया मिलता है, तो यहाँ वेयरहाउस भी बनाने पड़ेंगे, वेयरहाउस बनाने हैं और कार्गो हैंडलिंग करनी है, टर्न अराउंड टाइम को कम से कम रखना है, जहाज़ों को दूसरी सेवा देनी है, जहाज़ों में आने वाले लोगों को सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़, यहाँ पर बहुत सारा रोज़गार पैदा होता है, और उसके चलते जो अपना सिंगापुर है उसकी इकॉनमी यहाँ पर फ्लरिश होती है। वैसे ही यहाँ पर कोलंबो है, तो इसी रास्ते पर पड़ता है, रास्ते से ज़्यादा करीब कोलंबो है, और भारत के जो पोर्ट हैं इस रास्ते से थोड़ा दूरी पर हैं। तो यहाँ पर जो गुज़रने वाले जहाज़ हैं वो आना पसंद नहीं करते हैं, और कोलंबो में रुकते हैं और अपना सिंगापुर में रुकते हैं। तो भारत चाहता है कि एक तो यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पर है, तो यहाँ से भारत उस समुद्री व्यापार मार्ग से करीब होगा, समुद्री व्यापार मार्ग के ऊपर होगा, और यहाँ पर जो काम सिंगापुर में होता है, जो काम कोलंबो में होता है, वो भारत के इस पोर्ट पर भी हो सकता है। यहाँ से भी बड़े-बड़े जहाज़ लोड अनलोड हो सकते हैं, यहाँ पर भी जहाज़ों को, गुज़रने वाले जहाज़ों को सर्विसेज़ दी जा सकती है, यहाँ पर भी लोग रुक सकते हैं, और यहाँ पर भी भारत की इकॉनमी को इन सभी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। तो भारत चाहता है एक तो यहाँ पर एक बड़ा डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार किया जाए, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई कि व्यापार को लेकर, व्यापारिक मार्गों को लेकर, वैश्विक व्यापार को लेकर ये वाली जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गई एक। दूसरी चीज़ है कि ये जो लोकेशन है, ये एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ अंडमान सी है, एक तरफ वे ऑफ बंगाल है, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और यहाँ पर चाइना, अपना बांग्लादेश में, श्रीलंका में और दूसरे देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब भी भारत और चाइना के बीच में अगर इस तरह का टेंशन बढ़ता है, तो यहाँ से इन लोकेशंस का चाइना स्ट्रेटेजिक फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ये वाली जो लोकेशन है, चूँकि सभी जगहों से काफ़ी ज़्यादा पास में है, बीच में है, यहाँ से सभी जगहों तक पहुँचा जा सकता है, यहाँ पर भारत की सेना रह सकती है, यहाँ पर भारत की सेना को लॉजिस्टिक्स और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिल सकती है, और यहाँ पर भारत के हथियार हो सकते हैं। जो कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर हम इस लोकेशन का किसी भी टेंशन की स्थिति में फ़ायदा उठा सकते हैं, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर निगरानी रख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हम देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरे देश की सेना यहाँ पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है क्या? तो वहाँ पर उसका विरोध किया जा सकता है। तो यहाँ पर व्यापार को भी खुला रखा जा सकता है, और किसी भी स्ट्रेटेजिक, अगर कोई देश भारत से बढ़त लेने की, भारत से टकराने की कोशिश करता है, तो यहाँ से उसका भी जवाब दिया जा सकता है। तो ये 2 सबसे बड़े कारण हैं जिनके कारण यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में भारत ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको लगाने की कोशिश कर रहा है, लगाने के लिए प्रस्तावित है ये परियोजना यहाँ पर। अब ये रहा एक पहलू,
क्योंकि चाइना से हमें यहाँ पर हमारी ज़मीन की भी रक्षा करनी है, दूसरे देशों में चाइना को इन्फ्लुएंस बढ़ाने से भी रोकना है, किसी भी टकराव की स्थिति में मलक्का को भी बंद होने से रोकना है। तो यहाँ पर भारत अपनी रक्षा के लिए आने वाले जो समय है, 10 साल, 20 साल, 15 साल या 50 साल बाद यहाँ पर एक इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक तो चाइना सुपर पावर बन चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस जो दुनिया के ऊपर है, वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए इस टकराव की स्थिति में अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि चाइना को अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाना है, तो चाइना के पास ये जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रास्ता है। अगर भारत इस रास्ते को बंद करता है, मलक्का को बंद करता है, तो चाइना से होने वाले व्यापार के लिए यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर यहाँ पर बंद किया जाता है, तो अगर चाइना दूसरी जगहों से घूम कर जाता है या दूसरे हिस्सों से होकर जाता है, तो उसके लिए उसकी लागत बढ़ती है। लागत बढ़ती है तो कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है, तो चाइना को यहाँ पर सीधे तौर पर नुकसान होगा। तो मलक्का स्टेट न सिर्फ भारत के लिए, न सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों के लिए, बल्कि चाइना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चाइना को भी यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके पक्ष में कही जा रही हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कहा जा रहा है, जैसा पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। अगर आपने हमारी नेशनल क्लास वाले ही क्लास देखी है या नेशनल क्लास वाला वीडियो देखा है, तो उसमें हमने साफ तौर पर बात की है कि ये जो आइलैंड है वो पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड में सबसे दक्षिण में है, सबसे सदर्न साइड है। और यहाँ पर पूरा जो ये जो अपना आइलैंड है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, चारों मतलब पूरा द्वीप जंगलों से भरा हुआ है और आसपास समुद्री सीमा लगती है, महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं। यहाँ पर अपने जो टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड है गेलाथिया, ये जो गेलाथिया वे है, यहाँ पर लेदरबैक कछुआ है और लेदरबैक कछुआ अपना अस्तित्व के लिए और अपने अंडे देने के लिए इन तटों पर डिपेंड हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा द्वीप है वो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क, दूसरा गेलाथिया नेशनल पार्क। कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गेलाथिया नेशनल पार्क। यहाँ पर पीवीटीजी जनजातियाँ, जैसे हमने बात की कि शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब्स रहती हैं। शोम्पेन जनजाति तो लगभग 200 से 300 के आसपास लोग हैं और ये जो जनजाति है इस जगह पर 60,000 सालों से रह रही है और अभी तक दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ने की कोशिश इन्होंने अपनी तरफ से नहीं की है। और अगर कोशिश करते हैं तो ये जनजातियां आक्रामक भी हो सकती हैं। निकोबारी जो जनजाति है वो अब बाहर घुलने मिलने लगी है और बाकी हिस्सों से भी इसका संपर्क बढ़ा है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर एक आर्गुमेंट तो ये दिया जा रहा है कि चूंकि यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ के जो जंगल हैं, लगभग 9 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं। अब ये जो 9 लाख पेड़ हैं, इनकी भरपाई कहाँ होने वाली है? इनकी भरपाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली है कि यहाँ पर ये जो पेड़ काटे जाएंगे, उन पेड़ों को यहाँ पर लगाया जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा इस आइलैंड को, ये तो पता नहीं क्या फ़ायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगाने से यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, ये नहीं कहा जा सकता। और जनजातियों का अगर ये विस्थापन होता है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल जनजातियाँ हैं, हज़ारों सालों से यहाँ पर रह रही हैं, क्या भारत के डेवलपमेंट के लिए इन जनजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाला जा सकता है? 200-300 लोग हैं, अगर ख़त्म भी हो जाते हैं पूरी तरह भी, तो किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अगर बात अरावली की होती तो शायद हम आवाज़ भी उठा लेते, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। इन जनजातियों के पास दुनिया के बाकी हिस्सों से संपर्क नहीं है और इनके अस्तित्व को लेकर भारत में आवाज़ भी उठाई जा रही है, दुनिया भर में भी आवाज़ उठाई जा रही है। हालाँकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बाकी का एरिया है, इस एरिया को छोड़कर बाकी का जो एरिया है, इन जनजातियों के अस्तित्व के लिए रिज़र्व है, इन जनजातियों के अस्तित्व के लिए बचा हुआ है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि वन अधिकारों का उल्लंघन होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है और लोगों को अपना घर और ज़मीन छोड़नी पड़ती है, तो उसका जो दर्द है लोगों के मन में बैठ जाता है। तो इस अस्तित्व को लेकर देखना होगा कि जो भारत का प्रशासन है कितना गंभीर रहता है। चूँकि भारत के प्रशासन की गंभीरता हम देखते हैं कि पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जाता है। तो इस तरह का प्रशासन है भारत का। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं जनजातियों के अधिकारों की बात आती है, वहाँ पर अक्सर जनजातियों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर एक टाउनशिप प्रस्तावित है। ये वाली जो लोकेशन है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है। ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर
ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रस्तावित है और यहाँ पर एक पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो ये 4 चीज़ें हैं और ये 4 लोकेशन हैं, यहाँ पर इन्हें बनाया जाना है। चूँकि गलाथिया बे में पोर्ट बनना है, तो गलाथिया बे, लेदर बे टर्टल कछुए, इनके जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो खतरे में हैं और यहाँ से, इस एरिया से लगभग 9 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाने हैं। तो यहाँ का ये जो जंगल है वो, और जंगल की जो रेयर स्पीसीज़ हैं वो खतरे में हैं। यहाँ पर जो जनजातियों का सेटलमेंट है वो खतरे में है। यहाँ से जो कैंपबेल वे है, यहाँ से भी यहाँ पर भी डेवलपमेंट होना है, तो ये भी। हालांकि दूसरी तरफ से जो सरकार का पक्ष है वो कह रहा है कि हम गलाथिया वे हो, चाहे वो कैंपबेल वे हो या दूसरी वाटर बॉडीज हों, उनसे डिस्टेंस बनाकर उनकी रक्षा करते हुए ये सारा डेवलपमेंट का काम करेंगे। बाकी जो फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हम देख चुके हैं जैसे 4 चीज़ें बनने वाली हैं: ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप, 450 मेगावाट की गैस और सौर परियोजनाएं। चूँकि इंटरनेशनल सी रूट जो व्यापारिक मार्ग हैं वहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो व्यापार के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। और चूँकि यहाँ से सभी जो लोकेशन दूसरी जगह हैं वहाँ से इसकी दूरी कम है, बीच में है, तो भारत यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक बढ़त भी चाइना से ले सकता है। एनजीटी ने मंजूरी दे दी है और कोलकाता हाई कोर्ट की जो पीठ है उसने भी मंजूरी दे दी है। जो रिपोर्ट अभी तक बताई नहीं गई है उस पर भी, मतलब न बताने के पक्ष में ही, उधर ही झुका हुआ अभी जो कोलकाता हाई कोर्ट का जजमेंट आया है वो आया है। लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर से 9 लाख पेड़ काटे जाने हैं और लेदर वे कछुओं का जो घोंसले बनाने का जो क्षेत्र है, जो इनका जो टर्टल का ये जो अपने अंडे देने वाला जो ग्राउंड है, मतलब बीचेस पर ये अंडे देते हैं, तो वो खतरे में है। प्रवाल भित्तियाँ भी खतरे में हैं। बड़ी अपूर्णीय क्षति है। अगर यहाँ से पेड़ काटे जाते हैं और लगाए दूसरी जगह जाते हैं तो मतलब यहाँ की जो क्षति है एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। लेदर बे कछुओं की बात करें तो लेदर बे कछुए जैसे बाकी कछुए होते हैं जिनके ऊपर की ये जो खाल होती है वो काफ़ी सख्त होती है, लेकिन ये वो वाली सख्त खाल वाले कछुए नहीं हैं। बहुत बड़े होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े कछुए ये माने जाते हैं और इनकी जो पीठ है होती है वो मोटी चमड़ी की होती है हालांकि। और इनका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। साइट्स की भी पहली वाली अपेंडिक्स में है और भारत का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी भी सूची 1 में है। ये जो हैं अपना जेलीफिश को खाते हैं और बाकी दूसरे जो जानवर हैं, जलीय जीव हैं, उनको खाते हैं और उनकी आबादी को नियंत्रित रखते हैं। इनको बाई कैच में खतरा है, मतलब जब भी मछली पकड़ने जाते हैं तो मछलियों के साथ ये भी पकड़े जाते हैं, तो यहाँ पर इनको ये खतरा है। इनके अंडों को और इनके हैबिटेट को, चूँकि इनके आवास खत्म हो रहे हैं, तो खतरा है। फिर अटलांटिक में मिल जाएंगे, पैसिफिक में मिल जाएंगे, इंडियन ओशन में मिल जाएंगे और हमारे यहाँ ये अंडमान निकोबार में मिलेंगे। ठीक। शोम्पेन और निकोबारी जनजातियाँ यहाँ पर लंबे समय से रह रही हैं और इनको विस्थापन झेलना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इनके वन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जो भूमि हस्तांतरण को लेकर जनजाति परिषद ने यहाँ पर हस्तांतरण के दस्तावेजों पर साइन किया है उसके लिए इनके ऊपर दबाव डाला गया है। विपक्ष में आलोचना करने वाले जो लोग हैं इस तरह की बात कह रहे हैं। एनजीटी पर आरोप है कि उसने जो जांच की है और उसको तो सार्वजनिक नहीं किया है, ऊपर से जो सरकारी पक्ष है उसके पक्ष में झुककर ये फैसला दिया है वगैरह वगैरह। बाकी हम पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातों को जान चुके हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो क्यों ज़रूरी है और बाकी जो जनजाति है, बाकी जो हमारा पर्यावरण है, जंगल है, उसके लिए कैसे खतरा है उसको भी यहाँ पर हम समझ चुके हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना होगा क्योंकि चाइना शोम्पेन जनजाति की चिंता नहीं करने वाला है और चाइना यहाँ के जंगलों की रक्षा नहीं करने वाला है। दुनिया के दूसरे अगर खतरे भारत के ऊपर आते हैं तो वो इन सभी चीज़ों की चिंता नहीं करेंगे। अगर हम चिंता भी करते हैं शोम्पेन जनजाति की और अगर कोई बड़ा खतरा आता है और हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए और पूरी शोम्पेन जनजाति या फिर निकोबारी जनजाति या ये जंगल या पूरा भारत देश उसके लिए खतरा हो सकता है। तो अगर इस तरह के खतरों को टालना है तो एक मध्य मार्ग, एक बीच का मार्ग हमें ढूँढना पड़ेगा ताकि एक तरफ जो जंगल है उसमें जंगल की रक्षा हो सके, जंगली जानवरों की रक्षा हो सके और यहाँ की जनजातियों की भी रक्षा हो सके, साथ में डेवलपमेंट भी हो सके। अब ये जो काम है, बीच का रास्ता है, सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की। तो इसे उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से, बहुत ही ज़्यादा
संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाना चाहिए। इसके बाद है हम देखते हैं शोम्पेन जनजाति। अभी तक ये जनजाति बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, अर्ध खानाबदोश है, शिकारी और संग्रहकर्ता हैं और ग्रेट निकोबार के घने जंगलों में रहते हैं। अभी भी अलग-थलग हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनकी लगभग 250 लोगों की आबादी ही है। निकोबारीज़ की बात करें तो ये अब कुछ पैमाने पर बागान की खेती करने लगे हैं, बगीचे लगाने लगे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, दिहाड़ी मज़दूरी भी करने लगे हैं। ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जैसे द्वीपों में रहते हैं। अगर हम निकोबार की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे नॉर्थ में है वो है कार निकोबार और सबसे साउथ में ग्रेट निकोबार। इन दोनों को याद रखना है, बाकी को भी आप मैप में देख सकते हैं। लिटिल निकोबार कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं। इनकी लगभग 1200 की आबादी है ग्रेट निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार और शोम्पेन 2 जनजातियां यहाँ पर रहती हैं।